Hello dear students, my name is Karthik Dubey and I welcome you all to the YouTube channel of Real Academy. So जैसा आपने देखा रहेगा लास्ट लेक्चर में हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल सीरीज फॉर 9th स्टेट बोर्ड एंड हम वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी फिजिक्स रिलेटेड पार्ट्स हैं जैसे चैप्टर 1, 2, 3 एंड 11, 12 उसके हमने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का यहाँ पे डिसाइड किया था. ऑल द अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स विल बी सॉल्व्ड हियर. तो हमने चैप्टर 1 का कर लिया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा आप पहले वो देख लो और वहाँ से लीनियरली पढ़ाई स्टार्ट करें, क्योंकि वो वीडियो अगर आपने अगर वो वीडियो कंप्लीट किया तब जाके आपको यहाँ के कुछ टॉपिक समझेंगे. फॉर एग्जांपल फोर्स क्या होता है वो सब चैप्टर 1 में कवर हुआ है. ठीक है. सो हम लोग सेकेंड पार्ट से कंटिन्यू कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट चैप्टर 1 हमने पूरा कर दिया था. ये पार्ट में हम लोग चैप्टर 2 पे स्टार्ट करने वाले हैं. चैप्टर 2 के लिए इट इज़ वर्क एंड एनर्जी. तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने वर्क, मैं चाहूँगा जैसा मैं कहता हूँ हमेशा न्यूमेरिकल्स पे आने से पहले आप पूरा थियरी अच्छे से करके आइए. जितना चैप्टर है उसके नोट्स बनाओ प्रॉपरली, डेफिनेशंस वगैरह वो सब करो. फॉर्मूला मैं अभी लिख के दूंगा आपको, बट अगर आपके मन में कंसेप्ट क्लियर है तभी न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. ओके. सो इस चैप्टर में हमने वर्क, एनर्जी और पावर इसको कैसे रिलेट करते हैं, वर्क का फॉर्मूला क्या रहेगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, कैसे उनको दोनों को कन्वर्ट किया जाता है एक दूसरे में, पावर क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा रहेगा. नाउ इसके फॉर्मूला देखते हैं हम. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फॉर्मूलाज पे स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला इज ऑफ वर्क डन. सो मैं चाहूंगा आप मेरे साथ ये फॉर्मूलाज नोट करते जाइए. वर्क डन का स्टूडेंट्स फॉर्मूला रहता है W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, FS कॉस थीटा. ठीक है. इसका एक और फॉर्मूला है F इंटू एस. देखिए अगर आपका नसीब अच्छा रहा तो आपको सीधा ये फॉर्मूला यूज करना मिल सकता है, और एल्स आपको एग्जाम में ये यूज करना पड़ेगा. कॉस थीटा हम तब यूज करते हैं जब मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स कहीं और ही लग रहा है, सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, जब ऐसा कुछ हो रहा है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. इन केस आप लकी रहे तो आपको न्यूमेरिकल में ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे और फोर्स भी यहीं पे लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज 0. जब ये एंगल 0 रहता है तो cos 0 होता है 1, तो ये पूरा जो नंबर है दिस बिकम्स 1. तो F इंटू एस इंटू 1 इज FS. तो ये कब लगा सकते हैं हम ये फॉर्मूला, व्हेन F एंड S आर इन सेम डायरेक्शन. एंड व्हेन आई से दे आर इन सेम डायरेक्शन F और S, तो यहाँ पे F क्या है, फोर्स, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट. वन मोर थिंग, फोर्स इसका SI यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इसका SI यूनिट है मीटर. सो न्यूटन इंटू मीटर, इसको ही हम, ये जो SI यूनिट है वर्क डन का न्यूटन मीटर, इसको ही प्यार से बोला जाता है जूल. सो SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल. ओके. सो ये फर्स्ट फॉर्मूला है जो हमारे काम आने वाला है वर्क डन का. नेक्स्ट सेकेंड, कोई फॉर्मूला नहीं है स्टूडेंट्स, बट मैं चाहूंगा आप इसको नोट कर लो. ये फ्रेज आपके बुक में यूज नहीं किया, बट जो हम लोग प्रोसेस करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उसमें ये यूज करते हैं. सो आपको पता रहना चाहिए इसको बोलते क्या है. दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम. और अगर आपने बुक में डेरिवेशंस देखे हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशंस वगैरह देखे हैं, सो उसमें ये यूज करते हैं हम. एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ स्टूडेंट्स. अगर हमने एक फुटबॉल को जमीन पे रखा हुआ है एंड हम आके उसको किक कर रहे हैं, किक करने से पहले जब वो जमीन पे, उसका काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज अ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन. वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है. ऑब्जेक्ट जमीन पे रखा है, उसका वेलोसिटी नहीं है, काइनेटिक 0 रहेगा. पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है क्योंकि वो ग्राउंड से किसी भी हाइट पे नहीं है. नाउ किसी फुटबॉलर ने आके उसको किक किया तो फुटबॉलर उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, उस फुटबॉल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, यानी ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है. ऑब्जेक्ट पे अगर काम होगा तो उसका एनर्जी बढ़ता है. दिस इज व्हाट दिस थ्योरम सेज. इफ वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट या वर्क इज डन ऑन अ बॉडी, द बॉडी गेन्स सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन. सो वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू एनर्जी gained by the body. इसका उल्टा भी हो सकता है. अगर आप बॉडी में से एनर्जी निकाल रहे हो मतलब वो बॉडी कुछ ना कुछ काम कर रहा है. दोनों तरह से जा सकता है. सो दिस इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम. नाउ थर्ड इज काइनेटिक एनर्जी.
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा वो देखना है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा। जितना ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, हाफ mv²। नाउ जैसा मैंने यहाँ पे कहा वर्क का यूनिट है जूल एंड वर्क इज इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी, सो एनर्जी का भी यूनिट क्या होगा जूल। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है इसका जो हम लोग फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उसका भी यूनिट होगा जूल। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का है। अगर आपको ऐसा बोला है ऑब्जेक्ट रुका हुआ था फिर उस पर कुछ वर्क किया और वो मूव करने लगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से निकाल सकते हैं। बट मान लो ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में और इसको मैंने धक्का दिया, अब ये और फास्ट घूमने लगा। पहले से कुछ वेलोसिटी है उसको मैंने धक्का दिया वो और फास्ट जाने लगा, तो इसमें हम कैसे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। मतलब पहले कुछ था काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ गया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, जो डेल्टा साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमको। सो आपको पता नहीं है चेंज क्या रहता है, फाइनल माइनस इनिशियल। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सो हाफ m, फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। और यहां से हमको स्टूडेंट्स फॉर्मूला मिल जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस u²। हमने कॉमन ले लिया वहां से, हाफ और m को कॉमन लिया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हमारे टेक्स्ट बुक के एक अनसॉल्व न्यूमेरिकल के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अगर आपको सिर्फ मास और वेलोसिटी दिया गया है सो 1-2 मार्क के क्वेश्चन के लिए यू मे यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। 1 मार्क के लिए आता है काइनेटिक एनर्जी, आपको मास दिया रहेगा वेलोसिटी दिया रहेगा। इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटीज तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो हम इससे निकालें। दिस इज रादर एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सो मैं चाहूंगा आप इसको याद रखें। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। हमने इस चैप्टर पे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी पढ़ा हुआ है, जैसे काइनेटिक था वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी PE। सो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और हाइट। सो अगर आप बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर ज्यादा एक्ट कर रहा है, मतलब फोर्स एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से जितने हाइट पे जाएगा जब वो वहां से गिरेगा उसका उतना एक्सेलरेशन होता है, उतना ज्यादा स्पीड बढ़ता है, तो उसके पास उतना एनर्जी जमा हो रहा है। पोटेंशियल का मतलब ही होता है ना क्षमता, किसी में कितना जमा हो रहा है एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। इसका भी ऐसा यूनिट जूल होगा। अगर मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, मतलब जमीन पे रखा हुआ था कोई ऑब्जेक्ट, उसको मैंने उठा के ऊपर लेके गया तो इतने हाइट पे मैं लेके आ रहा हूं तो उसका उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। मान लो ऑब्जेक्ट पहले से ही कुछ हाइट पे था, यहाँ पे जमीन है, इससे पहले ही कुछ हाइट पे, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसके पास पहले से और ऊपर लेके गया तो और बढ़ जाएगा। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल mgh2 को मैं फाइनल मान रहा हूं और mgh1 को इनिशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh2 माइनस h1। ऑल्दो हमारे टेक्स्ट बुक में इस फॉर्मूला से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल है नहीं, बट इन केस अगर आ जाए तो मैं चाहूंगा आप वेल प्रिपेयर्ड रहो इसके लिए। तो दिस इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों ही फॉर्मूला हम लोग किसकी हेल्प से डिराइव करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। नाउ नेक्स्ट इज पावर, इसको P से डिनोट किया जाता है। पावर बहुत सिंपल सा फिनोमिनन है। पावर आपको ये बताता है कि अगर कोई मशीन है तो 1 सेकेंड में वो कितना काम कर रहा है, यानी वर्क डन बाय अ मशीन पर यूनिट टाइम। आप एक ऐसे डिफाइन कर सकते हो पावर को, वर्क डन पर यूनिट टाइम, एक ये मेथड है। और देखो मशीन अगर काम कर रहा है, लेट्स से एन इलेक्ट्रिक फैन, अगर वो काम कर रहा है तो एक फैन को काम करने के लिए, रोटेशन के लिए, वो उसका काम क्या है, हवा को रोटेट करना, सर्कुलेट करना। तो एनर्जी कहां से आता है, इलेक्ट्रिसिटी से। सो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो और फिर काम कर रहा है। देखा ना हमने, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम में वही तो लिखा है ना, कितना एनर्जी जितना गेन हो रहा है वो उतना काम करेगा। तो फैन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला और वो काम कर रहा है। अगर आप उसके काम करने के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आप उसके एनर्जी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आप ऐसा लिखोगे, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम।
ये दोनों ही फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स वर्क करते हैं। ये दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि इसका एसआई यूनिट क्या आएगा। तो एसआई यूनिट क्या, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड है ना। एनर्जी या वर्क का एसआई यूनिट जूल है, टाइम का सेकेंड है। और डियर स्टूडेंट्स इसको ही प्यार से बोला जाता है वॉट, नेम्ड आफ्टर द इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन जेम्स वॉट। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा रहेगा हिस्ट्री में, वहां पे उनका नाम मेंशन किया जाता है। सो दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज दैट यू मस्ट नो बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल। इसके अलावा एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है। सो कमर्शियल यूनिट, देखो अभी तक मैंने बताया एनर्जी, एक सेकेंड, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम अभी तक देख रहे थे एनर्जी का यूनिट इज जूल, बराबर है। बट कभी आपने अगर लाइट बिल देखा रहेगा, सो घर पे जो लाइट बिल आता है उसमें जूल नहीं लिखा रहता, ठीक है, उसमें यूनिट लिखा रहता है, कितना यूनिट बिल आया, 200 यूनिट आ सकता है, 300 यूनिट आ सकता है। सो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट इज 1 यूनिट, और 1 यूनिट को बोला जाता है 1 किलो वॉट आवर। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो एक किलो वॉट किस चीज का यूनिट है, पावर का, आर किस चीज का यूनिट है, टाइम का। सो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, वही मैं कर रहा हूं यहां पे। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि 1 किलो वॉट आर इज 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ये सारे कैलकुलेशंस आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। किलोवाट आवर मतलब वॉट में कन्वर्ट कर दीजिए 1000 वॉट, और 1 आवर को सेकंड में कर दीजिए 3600, 1000 इंटू 3600, आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, सो इतना आपको पता रहना चाहिए। ये फॉर्मूलाज आपको अगर पता है तो आप न्यूमेरिकल्स पे आ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे, एन इलेक्ट्रिकल पंप हैज 2 किलोवाट पावर। सीधा नोट करते जाएंगे, पावर इज 2 किलोवाट। हाउ मच वाटर विल इट पंप, विल द पंप लिफ्ट एवरी मिनट, टाइम दे दिया एवरी मिनट, t इज इक्वल टू 1 मिनट विच इज इक्वल टू 60 सेकेंड, टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। हाइट दिया हुआ है 10 मीटर। काफी मस्त क्वेश्चन है, आपको मास निकालना है, ध्यान देना यहाँ पे। लेट्स से एक ऐसा बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग पे हाइट, बिल्डिंग का जो हाइट है 10 मीटर है। ओके, यहां पे ऐसा वाटर स्टोर किया हुआ है, ठीक है, पानी है ये। एक पंप हमने लिया, इलेक्ट्रिक पंप, ये पंप है आपका, और ये पानी को यहां से पाइप के थ्रू खींच रहा है, और पानी को बिल्डिंग के ऊपर देखो ओवरहेड टैंक रहता है ना, आपको पता रहेगा, जहां से पानी स्टोर किया जाता है, वहां पे पानी स्टोर किया जाएगा। तो यहां पे आपका वाटर स्टोर होने वाला है। क्लियर है? नाउ थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, पहले पानी जमीन पे था, अभी इतने हाइट h हाइट पे चला गया है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आया रहेगा। अगर स्टूडेंट्स इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है तो एनर्जी से हवा में से तो नहीं आता, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी ऑब्जेक्ट ने उस पर काम किया तब एनर्जी आया ना। काम कौन कर रहा है यहाँ पे? पंप। तो ये पंप उस पर जितना काम करेगा उसको उतना एनर्जी गेन होगा। सो यहाँ पे ना हमको पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन से कंबाइन करना है। सो देखो सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, इतना गिवन डेटा है, मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, ध्यान देना इस पे। स्टेटमेंट यहां पे लिख देता हूं मैं, वर्क डन बाय पंप। किस पे काम कर रहा है? पानी पे। जितना पंप पानी पे काम करेगा पानी का उतना एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी गेन बाय वाटर। नाउ पंप काम कितना कर रहा है हमको वो निकालना है। स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा आप इस फॉर्मूला पे ध्यान देना। यहां पे अगर मैंने लिखा है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो यहां से वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? क्या मैं पावर इंटू टाइम लिख सकता हूं? समझ में आया? टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो मुझे बस एक छोटा सा स्टेप करना है, पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करना है। टाइम को मैंने एसआई यूनिट में लिख दिया है, पावर को भी एसआई यूनिट में लिखते हैं। किलो वॉट, इसको वॉट में करना है। अगर मैं 2 किलोग्राम लिख रहा हूं तो ग्राम में कितना होता है? 2000। वैसे ही 2 किलो वॉट है तो वॉट्स में हो जाएगा 2000 वॉट। दिस इज 2000 वॉट। ध्यान देना 2000 ये पावर है इनटू टाइम कितना है? 60। आपको समझ में आ रहा है ना? वर्क डन पावर इनटू टाइम, वर्क डन पावर इनटू टाइम, 2000 इनटू 60 इज इक्वल टू एनर्जी। हाइट की वजह से कौन सा एनर्जी आता है? कौन सा एनर्जी आता है हाइट की वजह से? पोटेंशियल, mgh। m g का वैल्यू मैं ले रहा हूं 9.8, मल्टीप्लीकेशन का साइन, इनटू
h हाइट कितना दिया है क्वेश्चन में 10 मीटर 10 दिस वुड बी 2 into 6 12 1 2 3 4 इज इक्वल टू 98 into m का वैल्यू 12000 डिवाइड बाय 98। मैं चाहूंगा ये खुद से आप डिवाइड कीजिए, बट इसका जो आंसर आता है 1224.5 ऐसा जाता है किलोग्राम। एक्चुअली अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना यहाँ पे आपको मिलेगा 1224.45, ठीक है, बट 45 चला गया ना तो राउंड ऑफ करके हम लोग 5 कर सकते हैं। गॉट इट? राउंड ऑफ करने का स्टेप जो रहता है, तो राउंड ऑफ करके ये आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द मास। इतना पानी वो पंप लिफ्ट कर रहा है कितने मिनट में? हर 1 मिनट में। गॉट इट? सिंपल क्वेश्चन नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सिंपल है, क्योंकि अच्छा कंसेप्ट है। मुझे ये वाला स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे कि कैसे हम लोग एनर्जी और पावर को रिलेट करते हैं, फिर उसको वर्क के फॉर्मूला में डाल के ये निकालते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको थोड़ा सा ऐसा कॉन्फिडेंस फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ओके हम एक्चुअल कुछ फिजिक्स कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप ये सबको समझा रहेगा। अगर आपने नोट नहीं किया तो पॉज करके प्लीज़ नोट कर लीजिए। तब तक मैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नाउ ये समझा रहेगा सबको। इसमें बस एक चीज़ का ध्यान देना, यूनिट्स पे प्लीज़ कुछ गड़बड़ मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन में मोस्टली आपको कंफ्यूज करने के लिए, देखिए ना किलोवाट टाइम ये सब क्यों दिया जा रहा है, ऐसा किलोवाट में देने का क्या नीड था, वॉट और सेकंड में कर सकते हैं, बट कन्वर्जन आना चाहिए आपको, वो टेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, 1200 watt इलेक्ट्रिक आयन इज यूज्ड डेली फॉर 30 मिनट्स। पावर आपको दिया हुआ है 1200 वॉट, रोज यूज किया जा रहा है। टाइम देखिए, अब यहां पे एक स्टेटमेंट पे ध्यान दो, डेली फॉर 30 मिनट्स। सो 30 मिनट उसका कंजम्पशन होता है पर डे। इतना डेटा दिया है। हाउ मच टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड? इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड, ये देखो यहां पे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर। तो हमको वॉट वगैरह में निकाल के काम चलेगा क्या? हमको किलोवाट में निकालना है। सो ध्यान देना, टाइम दिया है एंड कितना, कौन सा मंथ? मंथ ऑफ अप्रैल। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पे आपका टाइम चेंज हो जाएगा। एक दिन में 30 मिनट्स है, मंथ ऑफ अप्रैल में 30 दिन होते हैं। सो दिस इंटू 30 डेज, डे और डे कैंसल, यू गेट टाइम इज इक्वल टू 30 इंटू 30 900 मिनट्स। बट मेरा इसको मिनट को लेके क्या करूं? हमको किलोवाट आवर में निकालना है। टाइम मुझे आवर्स में चाहिए, पावर मुझे किलोवाट में चाहिए। तो वॉट से किलोवाट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मुझे किलोवाट से वॉट आना था, 1000 से मल्टीप्लाई किया, वॉट से किलोवाट जाना है, 1000 से डिवाइड करेंगे। इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, मुझे मिलेगा 1.2 किलोवाट आवर। आई होप ये स्टेप समझा है सबको। 1200 डिवाइड बाय 1000, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 3 प्लेस, 1.2 किलोवाट। मिनट से जब आपको आवर्स में आना है ना, आप 60 से डिवाइड करते हो, है ना, 60 मिनट, तो 60 डिवाइड बाय 60 1 आवर। तो वैसे ही 900 मिनट है, इसको 60 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे आवर्स मिल जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 15 जा। सो टाइम कितना है? 15 आवर्स। बस अब क्वेश्चन खत्म। आपको क्या निकालना था? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ठीक है, पावर कितना दिया है? 1.2 किलोवाट, टाइम इज 15 आवर्स। सो 1.2 इंटू 15। स्टूडेंट्स, 12 इंटू 15 12 जा, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 180 होता है। सो 1.2 इंटू 15 आपको मिलेगा 18 किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर को ही मैंने यहाँ पे आपको बताया था, किलोवाट आवर को ही क्या बोलते हैं? यूनिट। सो आपका बिल जो आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज 18 यूनिट। इतने यूनिट का आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ये तो सिंपल था, पहले वाला मैं मानता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट दिस इज सिंपल। पावर इनटू टाइम किया, एनर्जी मिल गया। नेक्स्ट, ये भी वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि इसका सिंप्लिसिटी है। जो बोलते हैं ना, स्टेटमेंट के अंदर इतना सिंप्लिसिटी नहीं है, मतलब एक लाइन का क्वेश्चन है। ध्यान देना, इफ द एनर्जी ऑफ अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं मैं, इसका मास m है, और ये जो हाइट है यहाँ से, जिस हाइट को मैं h1 बोल रहा हूँ, दिस इज 10 मीटर, 10 मीटर ऊंचे हाइट पे, इज रिड्यूस्ड, जैसे अपने मार्क्स होते हैं जब पढ़ाई नहीं करते। सो 10 मीटर इज रिड्यूस्ड बाय 40%। स्टूडेंट, अगर किसी चीज में से 100% है, उसमें से मैं 40 निकाल लूँ तो कितना बचेगा परसेंट? 100% है, उसमें से 40% निकाल लिया, 40% इज रिड्यूस्ड, कितना बचता है? 60%। 60% बच रहा है यहाँ पे। सो हाउ हाई विल इट रिबाउंड? कोई ऑब्जेक्ट है, नीचे गिराया,
गिरने के बाद उसका 40% एनर्जी चला गया, तो उसके पास एनर्जी कितना बचा है? 60%। आपको बताना है वो वापस रिबाउंड कितना ऊपर होगा। क्रिकेट के बॉल रहते हैं ना, उसको छोड़ते हैं, बाउंस होके वापस आता है। तो मान लीजिए ये रिबाउंड होके इतने हाइट पे गया वापस, दिस हाइट इज h2, तो आपको h2 निकालना है। ये ऑब्जेक्ट इतना ऊपर गया है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। एक स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। आपको बोला है इसमें से 40% एनर्जी चला गया, तो कितना परसेंट एनर्जी बच रहा है? 60%। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू 60% ऑफ इनिशियल एनर्जी। लास्ट में जितना एनर्जी बचा है, शुरुआत के एनर्जी का कितना परसेंट बचा है? 60 ना, 40 कम हो गया तो कितना बचेगा? 60%। अब ये कौन सा एनर्जी है स्टूडेंट्स? हाइट पे है, हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी देखो, फाइनल एनर्जी में mgh यूज करना है। ये हाइट कितना है फाइनल का? h2। सो mgh2 इज इक्वल टू 60%। परसेंटेज हमेशा हम लोग किस में से निकालते हैं? 100। तो 60% मतलब 60 डिवाइड बाय 100 इंटू mgh1, ठीक है। अब क्या ही स्टेप बचा है देखो, m कैंसिल, g कैंसिल, 0 0 कैंसिल, h2 इज इक्वल टू 6/10 इंटू h1 कितना दिया है? 10 मीटर, 10 10 और 10 कैंसिल, h2 इज इक्वल टू 6 मीटर्स। खत्म क्वेश्चन। बोला था ना एक लाइन का है क्वेश्चन। सिर्फ वो सेंटेंस, वो जो स्टेटमेंट है वो फ्रेम करने आना चाहिए। तो वर्क एनर्जी थ्योरम फिर से यहाँ पे कि लाइक कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, कितना ये है, ठीक है। सो एनर्जीज ऐसे रिलेट किया हमने फाइनल और इनिशियल स्टेट में, दोनों का फॉर्मूला लिख दिया और सॉल्व कर दिया। सो दिस इज योर आंसर, 6 मीटर। सो फोर्थ क्वेश्चन, ये एक लेंदी क्वेश्चन बस बचा है, इसके आगे सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेस, इधर ऐसा आएगा, फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों ही ऐसा यूनिट नहीं है, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। हाउ मच इज द वर्क डन इफ मास ऑफ कार इज 1500। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर, इसको अगर मुझे मीटर पर सेकेंड में लिखना है तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, 1 आवर इज 3600 सेकेंड। ये 2 0 गए, 2 5 10, 2 18 36, यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करो। सो आपको इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं 54 इंटू 5/18 कर दूंगा, तो मुझे आंसर किस में मिलेगा? मीटर पर सेकेंड, जो कि ऐसा यूनिट है। 18 1s are 18 3s are 3 5s are 15, 3 5s are 15, 15 मीटर पर सेकेंड शुरुआत का वेलोसिटी था। फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, सो दिस इज 72 इंटू 5/18। नाउ फिर से 18 से डिवाइड होगा, 18 1s are 18 4s are 4 इंटू 5 20 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ कार दिया हुआ है 1500। यार मास वेलोसिटी दिया, इसे तो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा ना, वर्क डन कैसे निकालोगे? इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी गेन बाय द बॉडी। स्पीड बढ़ गया मतलब एनर्जी बढ़ गया है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है, कितना बढ़ा है वो मैं ये फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला है, बस सब्सटीट्यूट करो और क्वेश्चन खत्म। सो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, सॉरी हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। नाउ हाफ इंटू मास कितना दिया है 1500 इंटू v स्क्वायर, v का वैल्यू कितना है 20, तो 20 स्क्वायर माइनस u का वैल्यू 15 स्क्वायर। देखो 1500 का हाफ, 1500 का हाफ 750 इंटू 20 का स्क्वायर 400 माइनस 15 का स्क्वायर 225, 750 इंटू 400 माइनस 225 अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सो 200 और फिर उसमें से 25 और माइनस 175
5। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा आप खुद से ये मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, इजी मल्टीप्लिकेशन से खुद से ट्राई करना। इसका आंसर 13125 आना चाहिए। ठीक है ना, हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, उसका यूनिट है जूल। वर्क डन, इसका भी यूनिट आएगा जूल। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इतना काम करना पड़ेगा कार पे, किसको करना पड़ेगा, हम थोड़ी करेंगे, धक्का थोड़ी मारना है, क्या कौन करेगा, इंजन। इतना वर्क करेगा वो, तब जाके आपका वेलोसिटी 54 से 72 किलोमीटर पर आवर होगा। कितने मास का, 1500 वाले मास का। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ रहा है कि हम कैसे वर्क और एनर्जी को रिलेट कर रहे हैं, कैसे किसी चीज पे काम करने से उसका एनर्जी बढ़ रहा है। यहाँ पे इतना काम किया इंजन ने कार पे, तब जाके कार का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। कितना बढ़ा, इतना ही बढ़ेगा, जितना काम हुआ उतना एनर्जी बढ़ गया। नाउ रवि अप्लाइड, ये सबसे टफ क्वेश्चन। रवि अप्लाइड अ फोर्स 10 न्यूटन एंड मूव्ड अ बुक 30 सेंटीमीटर इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए हमने वर्क डन का फॉर्मूला देखा है। सो फोर्स आपको दिया हुआ है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू 30 बराबर 300 आ जाना चाहिए। नहीं आएगा। यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है यही मिस्टेक करते हैं कि इजी क्वेश्चन दिखता है ना तो जल्दबाजी में 10 30 फटाफट कर दो भाई, सेम डायरेक्शन है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो। ये ऐसा यूनिट नहीं है। सेंटीमीटर इज द सीजीएस यूनिट, इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर टू मीटर आओगे आप 100 से डिवाइड करोगे 0.3 मीटर। नाउ 10 इंटू 0.3 आपका आंसर आएगा 3 जूल। वर्क डन इज 3 जूल। देखो इसको मैं इसलिए टफ बोल रहा था, मैं मजाक नहीं कर रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ऐसा यूनिट छोड़ देते हैं। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो ऑल द न्यूमेरिकल्स जो हमारे अनसॉल्व न्यूमेरिकल थे वो हो गए। दो छोटे क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूं ना कि टेक्स्ट बुक के अंदर है, डिस्कस कर लूँ बस, बिकॉज ना यहाँ पे स्टूडेंट्स काफी सिली मिस्टेक करते हैं। तो ये एक थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान देना। दिस इज ऑफ क्वेश्चन 1 पेज 28 का। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन निकालना है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री। कहने का मतलब है एस यहाँ पे जा रहा है बट फोर्स ऐसा कुछ लग रहा है। यहाँ पे जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ना ये क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं आता अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हुआ रहता, बट ट्रिग्नोमेट्री इज इन द 5th पार्ट। ओके, तो एकदम सिंपल सा है यहाँ पे। वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री आपको ज्योमेट्री में 5th चैप्टर मतलब 2nd सेमेस्टर में पढ़ने मिलेगा। सो मैं जस्ट एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। जब आपका थीटा यानी ये जो एंगल है दिस इज 30 डिग्री, तो कॉस थीटा, इसको मेरे को ऐसा लिखना चाहिए कॉस 30, यहाँ पे cos 30 होगा। सो cos 30 का वैल्यू है √3/2। सो cos 30 इसका वैल्यू √3/2। सो बस आपको यही करना है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस √3/2। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इतना सही है क्वेश्चन, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है बिकॉज ये आपको नहीं पता अभी तक। ठीक है, तो थोड़ा सा टफ है ये। मैं चाहूंगा ना आप बस इतना वैल्यू याद रखो एग्जाम में जाने से पहले, cos 60 ये एक है जो आपको याद रहना चाहिए। cos 60 हाफ रहता है और इस पे न्यूमेरिकल्स बेस्ड यूजुअली आते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में भी एक सॉल्व न्यूमेरिकल इसी पे है, cos 60 दिया है जिसका वैल्यू हाफ रहेगा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू हाफ ऐसा आ जाता है। बट अभी हमारा cos 60 से कोई कंसर्न नहीं था, हमारा कंसर्न किससे था, cos 30। cos 30 का वैल्यू √3/2 ये यहाँ पे रख दिया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। वर्क डन इज इक्वल टू √3/2 fs। ओके, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज 0 मोमेंटम, ये भी पेज 28 का क्वेश्चन 1 का है, E डज इट हैव काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम इज 0, मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है बट यहाँ पे हम पावर डिनोट कर रहे हैं P से, तो एक काम करता हूँ मैं फुल फॉर्म लिखता हूँ मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। सो यहाँ पे कहने का मतलब है मास इंटू वेलोसिटी 0 है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिखा है ना, ऑब्जेक्ट है मतलब उसका मास 0 थोड़ी होगा यार, एक तो मॉलिक्यूल होगा ना। अगर ऑब्जेक्ट है एक तो एटम होगा, एटलीस्ट एक एटम, सो उसका तो मास रहेगा ना, मतलब ये मास कभी 0 नहीं होगा। अब कितना भी छोटा ऑब्जेक्ट लो उसका मास 0 नहीं होगा। तो अगर मास 0 नहीं है, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका आंसर 0 है, उसमें से ये 0 नहीं है, तो ऑब्वियसली दूसरा 0 होना चाहिए। सो एज
मास इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जीरो है तो उसका वेलोसिटी जीरो रहेगा। नाउ फॉर काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला इज हाफ mv स्क्वायर्ड, हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर्ड। वेलोसिटी जीरो है तो मास से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मास रहने दो, जब इसका वेलोसिटी जीरो है, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, सो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। सो इसका आंसर क्या आएगा? नो, इट डज नॉट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी जीरो है। एक्सप्लेन योर आंसर में आप इतना लिखेंगे। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, सारे न्यूमेरिकल, अनसॉल्व न्यूमेरिकल जो अपने चैप्टर 2 के वर्क एंड एनर्जी के थे, कंप्लीट कर लिए। आई होप आपने अच्छे से नोट्स बनाए रहेंगे, ये फॉर्मूला अच्छे से लिख के रखिए। एंड यहाँ से सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स एक बार खुद से ट्राई करना, रिविजन आपका होते रहेगा अच्छे से। ओके, एंड लाइक आई सेड, अगर आपको लग रहा है कि ये आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स की हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में वो बता दीजिए हमें। I'll ट्राई थर्ड चैप्टर का भी जल्दी से जल्दी न्यूमेरिकल आए, एंड आपके सेमेस्टर से पहले आपको 1, 2 एंड 3 जो आपके फर्स्ट पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेक्स्ट बुक के, वो कंप्लीट मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग रियल एकेडमी। ऑल द बेस्ट।